कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है ये UP पैट मॉर्निंग शिफ्ट 15 तारीख का है, जिसका हम एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक मुझसे कोशिश की गई है, मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन को पूरी तरीके से एनालिसिस करने की। ठीक है, और अभी हम इसके आंसर की देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी एग्ज़ाम होने के बाद हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपका पहला क्वेश्चन है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र भाई पढ़ते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, इसमें हम बता दें कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का परिणामों का औसत 45। तो 5वां परिणाम क्या होगा, तो 46 की और 5 की गुणा करके और 45 और 4 की गुणा करके आपस में जो घटाएंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, इसका एनालिसिस जो है बाद में कराएंगे, सोल्व कराएंगे। ठीक है, अभी हम केवल आंसर की पर ध्यान दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ से आंसर की से फ़ायदा मिलेगा अपने क्वेश्चन चेक करने का। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये पॉइंट वाला है। किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका हमने सोल्व करके देखा, तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 14.26। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पादप कोशिका भित्ति, ये भी क्वेश्चन जो होता है सभी एग्जाम में आता है। पादप कोशिका भित्ति निम्न में से किससे बनी होती है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर है, सेल्यूलोज। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज। पांचवा क्वेश्चन जो है वो क्या आपका पांचवा है। देखिए 5.21 गुणा 6.32 माइनस 2.9272 का अगर बराबर सोल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर बैठेगा 30। ठीक है, छठा क्वेश्चन जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सही विकल्प यानी कि सही विलोम युग्म ढूंढना था। तो न्यूटन का मतलब होता है नया, पुरातन का मतलब होता है पुराना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है, असंभव बातों की कल्पना करने पर लोग कह देते हैं कि आप तो क्या करते हो, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा असंभव बातों की कल्पना करना। ठीक है, महर्षि का जो है आपको क्लास में भी करा चुका है, महाप्लस ऋषि, ये सभी एग्जामों में आता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन जो है उसमें आपका देखना है क्या है करेक्ट आंसर। तो 10वां क्वेश्चन में है कि अर्थ और भेद सही नहीं है, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस विकल्प में सही शब्द पर्यायवाचक दिए हैं, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्वती, रुद्राणी, भवानी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया ए। ठीक है, 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अंग्रेजी में 12वां क्वेश्चन है, तो इसको पैसे से ढूंढ सकते हो। इसका करेक्ट आंसर पैसे से पहले का दे रखा है, 9 दे रखा है इसमें। ठीक है, फिर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो 13वें क्वेश्चन में इसका 13वें का आंसर जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर वेटिंग। ठीक है, फॉर वेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर 14वां क्वेश्चन जो है वो मोस्ट है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे 15वां क्वेश्चन। 15 में असंगत छांटना था। तो देखिए 2 का 8 है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 होना चाहिए था। 10 जो है इसमें गलत है, यानी कि 100 गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को क्या है, तो इसे एलिमिनेट करके कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। नेक्स्ट है 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए 17वें क्वेश्चन में जो है सिनोनियम पूछा है। सिनोनियम की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनियम हो जाएगा इनकम्प्लीट। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इनकम्प्लीट। 18वीं की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा सेटिस्फी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 18वें का ए विकल्प। 19वें की अगर हम बात करें तो 19वें का हो जाएगा आपका ए विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 20वें का। देखिए 20वां क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि नॉर्मल को इस तरीके से लिखा गया उल्टे तरीके से, तो हमें देखना है कि GATITHER का कोड क्या है। तो इसका पहला TBH और यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 21वें क्वेश्चन में देखो एक कथन दे रखे हैं, उनके बारे में पूछा है। तो इसका सोल्व करके पता करा कि इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ, सॉरी 22वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए यह है आपका अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया। तो क्वेश्चन एग्जाम में कराया हुआ है, देखिए कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं अभी हाल ही में कि निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार, तो इसराइल के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसराइल। ठीक है, 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है।
एक्सचेंज लॉन्च किया है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में अगर देखते हैं तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा 25वां क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। निम्न में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। तो 25 क्वेश्चन हम अभी तक देख चुके हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन अभी तक हम देख चुके हैं, इनके आपको करेक्ट आंसर मिल चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 26वां क्वेश्चन। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभियान शुरू किया है। तो देखिए दोस्तों, आप इसे कमेंट्स करके बता सकते हो। ठीक है, आप इसमें कमेंट्स करके देखिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या इसका सही करेक्ट आंसर लगाते हो। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट में देखेंगे 27वां क्वेश्चन। भारत के किन दो शहरों के बीच अकारा एयर्स पहली उड़ान उद्घाटन की गई? तो ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच की गई। ठीक है, नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किसके अंतर्गत है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, 29वें क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश? तो देखिए म्यांमार भी यहाँ पड़ोसी देश है। इसका पड़ोसी देश म्यांमार भी है, चीन भी है, मालदीव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूएई। ठीक है, 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत में नीलमणि केंद्र किया? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट है 31वां क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित शाह। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे निम्न में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, तो हम 32 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट में 33वां क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 22। ठीक है, 22 मई। नेक्स्ट में है निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप। नेक्स्ट में देखेंगे 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन है हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी फोर्टिंग। क्या है इसकी राजधानी? हंगेरियन फोर्टिन। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। 1953 में बना था। ठीक है, भाषा के आधार पर। आज बात समझ में, यहाँ से आप कर सकते हो। 37वें क्वेश्चन में है कि लोकसभा के पद की धारणा जो होती है, तो देखिए 21 जो होती है वो मतदाता चुनाव की होती है। ठीक है, आपकी ग्राम चुनावी सदस्य की होती है। 18 वर्ष जो होती है मतदाता की होती है, और 25 वर्ष जो होती है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 30 वर्ष जो होती है वो राज्यसभा की होती है। ठीक है, 38वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38वां क्वेश्चन क्या है? 38वां क्वेश्चन है यहाँ कि UNFCCC का अर्थ क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विकल्प। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसिलिंग। ठीक है, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आई थिंक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं नौटंकी कहाँ का? तो सबको पता होगा नौटंकी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है, तो नौटंकी यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है 40वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे 41वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड? तो ये इसके करेक्ट किसकी हो जाएगी? स्वामी विवेकानंद की। पावर्स ऑफ द माइंड किसकी हो जाएगी? स्वामी विवेकानंद की। तो हम अभी तक जो कवर कर चुके हैं वो कितने क्वेश्चन कवर कर चुके हैं? हम 41 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपने क्वेश्चन मिला लीजिए। और ये देखिए फिर आपका हिंदी का गद्यांश है, यहाँ पर इस गद्यांश से यहाँ तो क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ देख लेते हैं इसमें क्या है। साहित्य और दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा होता है? तो यहाँ पर आपका दुष्प्रभावों को के सामने लाकर। ठीक है, 42 का हो जाएगा बी विकल्प। ठीक है, 43वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेह करता है। ठीक है, 44वां क्वेश्चन देखेंगे। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही की जा सकती हैं। ठीक, 45वां क्वेश्चन देखेंगे कि साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? साहित्य समाज का दर्पण क्यों नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं को विसंगत पर प्रहार करके उन्हें सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 46वां क्वेश्चन। इसका है गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या है? तो इसका है साहित्य और समाज।
इसका क्या है, साहित्य और समाज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 47 से 51 तक गद्यांश है, तो इसमें देखते हैं हम 47वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर है चिर अस्थाई का विलोम कौन सा होता है, तो क्या होता है, क्षणभंगुर। ठीक है, नेक्स्ट में है 48वां क्वेश्चन, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। तो इसमें आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, क्योंकि आपने इसमें क्या लगाया है, क्योंकि आपको देखिए इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, इसका वैसे आपको पता चल गया होगा यहाँ से आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 49वां, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलने के समय संकट क्या होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, संकटों के निमित्त और नाश करते हुए लोगों को बढ़ना चाहिए। ठीक है, 50वां क्वेश्चन जो हो जाएगा इसका, सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने का समान क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा होता है उतना ही तंग होता है। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। चलिए 51वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्य रूपी परमेश्वर की रतन चिंतामणि को प्राप्त करने की हम क्या कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, सत्य की आराधना करें, हरि के मार्ग पर चलें, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो दोस्तों अब आपके आगे जो शुरू हो जाता है वो हो जाता है। तो दोस्तों अब जो हमारा शुरू होता है वो होता है कि 52 से 56 तक देख लेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन जो है सारणी के हैं। अब देखो केवल हम इसमें क्या काम करेंगे, केवल हम क्वेश्चन देखेंगे कि इसका सोल्व मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, तो इसका देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी हुई। तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 26.66 लाख। ठीक है, तो 52 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 53वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53वां क्वेश्चन क्या है, 53वां है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का कितना है। तो अगर इसका देखेंगे तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि 0.6%। नेक्स्ट 54वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 की व्यय का लगभग कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68.33%। ठीक है, 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55वां क्वेश्चन क्या है, सभी वर्षों में दिए गए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय का जो रेशियो आएगा वो इसका रेशियो आएगा 109:151। ठीक है, 56वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56वां क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2013 में के दौरान इस मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है, कंपनी का कुल व्यय कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 738.44 लाख। ठीक है, तो देखिए जिसकी भी PDF है इसका करेक्ट आंसर जो है ये इनके करेक्ट आंसर नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये करेक्ट आंसर है। मुझे एक स्टूडेंट है मेरे ये PDF भेजी और मुझे इसको सॉल्व करने में थोड़ा अलग से ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि पेपर तो इन्होंने पूरा भर दिया था जिन्होंने ये भेजा है, तो इसलिए मैं देखना चाह रहा था कि, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो लेट बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप देखते हैं 56वां क्वेश्चन देखते हैं। 56वां क्वेश्चन क्या है, तो 56वें क्वेश्चन में हमने अभी आपको बताया था कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 738.44। ठीक है, अब देखते हैं 57 से 61 तक है। फिर ये अब देखो ये चित्र है आपका। नेक्स्ट उसमें देखते हैं क्या है। हाँ देख, इसमें है कि 10 दिन के दौरान ऑल्टो और टियागो की औसत गति कितनी थी। तो वो आपका वहाँ से क्वेश्चन पढ़ कर देख सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 25:36। ठीक है, नेक्स्ट है आल्टो और क्विड में दिए गए 10 दिनों के औसत में। तो देखिए यहाँ पर भी इसका क्या है, बाद में अंतर पूछा है, तो अंतर क्या याद करना है। तो इसका जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, 0 घंटा। ठीक है, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, 59वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा इसकी औसत गति 875 है। तो इसको क्वेश्चन को पूरी तरीके पढ़ के जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 56:99। कितना आंसर आएगा, 56:99 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं 60वां क्वेश्चन क्या है। तो 60वें क्वेश्चन में देखते हैं 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आया है वो आया है 18:25। ठीक है, 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि सभी कार द्वारा 10 दिन में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी का क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों के तय करती है, तो कार ए और बी की औसत गति का अंतर कितना होगा। तो 61 का क्वेश्चन हो जाएगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा, डी विकल्प। तो आप देख लेते हैं नया क्या है, 62 से 66 के बीच। अब है हमारा 62 से 66 के बीच एक आरेख दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। तो देखो 62वां क्वेश्चन क्या है, 62वां क्वेश्चन है कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5000।
अभी केवल आप दोस्तों केवल अपने आंसर मैच करो, और आंसर में 1-2 नंबर आंसर किसी इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि हर एक बंदा जो होता है कोई भी वह परिपूर्ण तो होता नहीं है अपने में। मैंने भी कोशिश की है पूरी कि सही से सटीक आंसर लगाऊँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। 63वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 63वां क्वेश्चन क्या है। 63वां क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 63 का हो जाएगा 9/13। ठीक है, 9/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे 64वां क्वेश्चन। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002। तो 64वें का आंसर हो जाएगा 2002। 65वां क्वेश्चन देखेंगे। 2002 से 2003 तक के कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आई है। तो इसमें देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विकल्प, यानी कि 1%। 66वां क्वेश्चन देखेंगे। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी के में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96.15%, यानी 96.15%। अब नेक्स्ट आपका पैरा है, यानी कि डायग्राम दिया है 67 से लेकर 71 के बीच। तो यहाँ देख लीजिए, ये दिखा हुआ है। ठीक है, आप देखते हैं 67वां प्रश्न क्या है। 67वां प्रश्न है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में वृद्धि अधिक हुई है। तो 2012। ये सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए गए थे आपको पहले ही, लगभग जब 12 से 13 दिन आपको प्रैक्टिस की गई थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा स्कोर करके आएंगे। मेरे जितने भी स्टूडेंट एग्जाम में गए हैं और सभी लोगों ने अच्छा किया हो, क्योंकि पेपर ना तो ज़्यादा इजी कह सकते हैं ना ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम था। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। 68वां क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों की औसत से अधिक था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि डी विकल्प, 68 का डी। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट आई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, 70वां क्वेश्चन देखेंगे कि 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्न में से किस वर्षों के युग में औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2012 और 17। 2012 और 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का। ठीक है, 71वां क्वेश्चन देख लेंगे कि 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि हुई है। लगभग प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 137.5%। तो हम 71 क्वेश्चन यहाँ तक कर चुके हैं। ठीक है, 72वां क्वेश्चन देखते हैं। अभी फिर जीएस का क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो 72वां क्वेश्चन है हमारा, संगमरमर, पिएवा, ड्यूरा या रंग पत्थर की जड़ाई जो है वो का काम किस समय हो रहा था। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। ठीक है, निम्न में से 73 अब है, निम्न में से 73वां क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया। तो ताम्रपाषाण काल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण युगीन। ठीक है, 74वां क्वेश्चन देख लेंगे कि 74वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो राजगीर में हुई थी 483 BC में। ठीक है, 483 BC में पढ़ा दिया गया है सब। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन सा वह व्यक्ति जिसका नाम देवनामय प्रियदर्शी था। तो इसका नाम था अशोक सम्राट, समझ गए नहीं, मौर्य सम्राट जो थे अशोक। 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 76वां क्वेश्चन क्या है। 76वां क्वेश्चन है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो तब भारत में किसका शासन था। मुगल सम्राटों का, मुगल का शासन चल रहा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में स्थापना हुई थी। और ईस्ट इंडिया 1600 टाइम पर कौन थे बताइए, अकबर थे, समझ गए नहीं। तो इस टाइम पर कौन थे, अकबर थे। जबकि 1605 में कौन बन गए थे, जहांगीर। तो मुगल एम्पायर की बात यहाँ पर चल रही थी। 77वां क्वेश्चन है आपका कि भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्न से किसके, विनोबा भावे। कहाँ से है, विनोबा भावे इसका करेक्ट आंसर है। विनोबा भावे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है आपका दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन के केवल पुरुषों तक सीमित रखने की बात की थी। तो मैडम कामा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैडम कामा। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे कि राष्ट्रवाद की पहली राष्ट्रीय अभिव्यक्ति निम्न में से किस क्रांति के साथ हुई थी। तो इसका आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 80वां क्वेश्चन है, सरकार के निम्न में से किस अधिवेशन के कारण बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, 81वां क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। इसका है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 82वां क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो पानी की उपलब्धता, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पानी की उपलब्धता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व की
विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच में है। तो ये तो आपको सभी को पता कि भूटान, नेपाल तिब्बत, ये तो इसको तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हो। चलिए मैं आपको दे देता हूँ, छोड़ देता हूँ इसको, क्योंकि ये आपको कंप्लीट पता होगा। नेक्स्ट में देखते हैं 84वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का कारण क्या है। तो इसमें उच्च आर्द्रता और उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान यहाँ पर होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट में हो जाएगा आपको 85वां कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्यम समय कितना है। 5.5 घंटे सभी को पता होता है। 22 से 1/2 का अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं 86वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हरित क्रांति का राजनीतिक हिस्सा नहीं। तो ये सभी आपके राजनीतिक हिस्से हैं, यानी कि रासायनिक उर्वरक और उपज देने वाली और सिंचाई, ये सब क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोशियों कहा जाता है, बिहार का शोक कोशियों कहा जाता है। नेक्स्ट में क्या है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्न में से किसके द्वारा दी जाती है। निम्न में किसके द्वारा दी जाती है। तो इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो इसमें देखिए द्वितीय क्षेत्र होता है, यहाँ से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देख लेंगे 90वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिडबी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सिडबी। नेक्स्ट में देखेंगे 91 देखेंगे। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था। तो वैधानिक निकाय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का वैधानिक निकाय। नेक्स्ट में है भारत की कार्यकारिणी में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता। तो राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। 93वां क्वेश्चन देखेंगे। 93वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। तो 124, ये आपको याद होगा, बहुत ही ईजी था, ठीक है। नेक्स्ट में है किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू रखने का। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय 200 आर्टिकल जो होता है 32 होता है, आर्टिकल 32 होता है, और ये 226 होता है, हाई कोर्ट जो है 26। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए विकल्प, ठीक है। 95वां क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में किसके अधीन होता है। तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है, ये आपको याद रखना है। फिर है 96वां क्वेश्चन। निम्न में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना करने की तो संसद के पास यह अधिकार होता है, ठीक है। तो 96 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विकल्प, संसद, ठीक है। 97वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो सभी एग्जाम में आता है। निम्न में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। तो नाइलॉन जो है वनस्पति रेशा नहीं था, जूट भी, कॉटन भी, फ्लेक्स भी, ये सब वनस्पति होते हैं। नेक्स्ट है कि तारों का रंग निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो उसके तापमान पर निर्भर करता है, उसके तापमान पर निर्भर करता है। 99वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेदार होती है। तो आपको पता होना चाहिए इसका ग्रीन हाउस गैसेज जो होते हैं, करेक्ट आंसर होता है ग्रीन हाउस गैसेज। जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब 100वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, निमोनिया मानव शरीर के निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो फेफड़ों को यह प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये आपके 100 क्वेश्चन थे। शिफ्ट 1 थी 2020 में जो होने वाले पैट का पेपर था 15 तारीख को जो पेपर हुआ था, उसका शिफ्ट 1 का जो पूरा एनालिसिस तो नहीं कर पाए हम, केवल आंसर की बताई, जिससे कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, क्योंकि दूसरे मीटिंग वाले जो कल हैं उनको भी यहाँ से क्वेश्चन का अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आंसर पुटअप किए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए चीज़ को देखते हुए मैंने केवल अभी आंसर की बताई है आपको, इसमें हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। बाद में एक वीडियो और बनाएंगे जो इसका हम फुल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों अब आप इसी को लेवल को मानकर आप अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।